तो देखिए कितना इंपॉर्टेंस है आपके CSS और जावास्क्रिप्ट का, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा वेब पेज एक्चुअली रेंडर होता है। पहले घर बनाना है या आपको सिटी प्लान करनी है, तो आप क्या करते हो, एक 2D मॉडल टाइप का बनाते हो ना, एक स्केलेटन ढांचा। फिर उस ढांचे में, स्केलेटन में क्या करते हो, चीजें फिल करते हो, थोड़ा कलरफुल करते हो उसको, थोड़ा अच्छा बनाते हो, एंड फाइनली उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके उसको मोशन मिलाते हो, ताकि अच्छा घर है तो लोग रहेंगे, आएंगे जाएंगे। डॉम मतलब आपका स्केलेटन, आपका पूरा शरीर है। अब पूरे शरीर में जब आप मेडिसिन खाते हो, तो वो मेडिसिन एग्जैक्टली किसी जगह पे जाके ट्रिगर करती है ना, वो सेलेक्टर्स होते हैं। तो मेडिसिन में भी जब आप खाते हो तो मेडिसिन कहीं स्पेसिफिक जहां पे आपको चोट लगी है, या जो आपने पैर के लिए या कहीं के लिए आपने खाया है, वहां जाके इम्पैक्ट करती है, राइट। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको डॉम मैनिपुलेशन और इवेंट्स ढंग से समझ में आता है, तो समझ लीजिए आप ऐप डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, चलो शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली ये फ्रंट एंड बनता कैसे, एक वेब ऐप बनता कैसे, ठीक है। तो उसके हम बहुत चीजें डेप्थ में जाएंगे, पर बहुत फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बात की है कि जो आपका कोई भी वेब ऐप बनता है, वो बनता है बेसिकली, मेजर जो चीज होती है उसमें वो होता है HTML, ठीक है। सो रिकैप करेंगे फटाफट और उसके बाद फिर और डेप्थ में जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है HTML, क्योंकि हमने पहले बात की है कि ये आपका मदर टंग होता है। मदर टंग होता है जिसका मतलब जिस तरीके से ब्राउजर जो चीजें आप कंटेंट दे रहे हो वो समझता है। अब इसके अंदर कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट होती हैं। वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं? दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक आपका स्टाइलिंग और एक आपका स्क्रिप्टिंग। मतलब एक जो आपको ब्यूटी देगा, खूबसूरती, और एक आपको जो इंटरेक्टिविटी देगा, कुछ काम एक्टिविटी, डायनेमिक चीजें करने के लिए हेल्प करेगा, वो है आपका जावास्क्रिप्ट। तो किसी भी वेब एप्लीकेशन बनने के लिए जो फंडामेंटल होता है वो यही तीन चीजें होती हैं, जिसकी बेसिस पे आपका कोई भी एप्लीकेशन डेवलप होता है। जो भी चीजें आपने सुनी है, भला वो कोई फ्रेमवर्क हो जावास्क्रिप्ट का, जैसे वो रिएक्ट है, एंगुलर है, सब इसी के ऊपर बना है। आपने CSS के ऊपर, आपने टेलविन सुना है, बूटस्ट्रैप सुना है, मटेरियल सुना है, जो भी आपने सुना है वो सब इसी के ऊपर सुना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग होने बहुत जरूरी हैं, ताकि आप उसके ऊपर जो फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, उनको अच्छे से समझ पाए, उनका यूज कर पाए। सिंपल सी बात है, अगर आपको मशीन्स यूज करनी है, आप एक इंजीनियर हो, एक आर्किटेक्ट हो, तो आप मशीन्स बेटर तब यूज कर सकते हो जब आपको पता है कि जो उसका आउटकम है वो बेसिकली क्या है। अगर आप आउटकम को अच्छे से समझते हैं, तब तो आपको पता लगेगा ना कि मशीन सही काम कर रही है, गलत काम कर रही है। तो चलिए इसी के साथ हम थोड़ा सा और जाते हैं, कुछ वेबसाइट्स में थोड़ा सा डेप्थ में देखने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो अगर हम लिंक्डइन को देखें, तो लिंक्डइन में मैंने क्या किया, linkedin.com/ अपना प्रोफाइल ओपन किया है। अब अपना प्रोफाइल ओपन किया है तो एक्चुअली में क्या हुआ होगा, तो सबसे पहले रिस्पॉन्स में एक HTML आता है। तो वो HTML क्या होता है, चलो देख लेते हैं। दोनों तरीके से देखेंगे हम। जब व्यू पेज सोर्स करते हैं तो ये जो रिटर्न होता है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक HTML है। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, ये पूरा का पूरा HTML है। इस HTML में कुछ डिपेंडेंसी होती है, जैसे हमने कहा कि कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल होंगी और कुछ CSS की फाइल्स होंगी। तो चलो देखते हैं कि इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट या CSS की फाइल्स हैं। बिल्कुल, इसमें .css, सर्च में प्रॉब्लम है, कोई नहीं। आप देखिए ये जितने भी लिंक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लिंक में आपको स्टाइल शीट, जहां पे भी ये स्टाइल शीट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली सारी CSS फाइल्स हैं। जरूरी नहीं कि आपका एक्सटेंशन .css हो, पर आप नोटिस कीजिएगा ये जो स्टाइल शीट्स हैं, ये सारे सारे आपके CSS फाइल्स हैं। अब सिमिलरली अगर मैं स्क्रिप्ट पे जाता हूँ, तो जहां पे भी आपको ये स्क्रिप्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आपके जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं। तो अल्टीमेटली पहले आपका HTML आया, HTML आने के बाद उसमें देखा वो डिपेंडेंसी है CSS और जावास्क्रिप्ट की, उनको लेके आ गए। अब हुआ क्या, अब चलो वेबसाइट पे वापस चलते हैं। अगर ये जो भी रेंडर करने की कोशिश की है, अगर इस केस में जावास्क्रिप्ट ना होता तो क्या हो रहा होता, चलो देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, सोर्सेस में जाता हूँ, वापस से थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, रीसेट कर देते हैं। अब चलो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार के लिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देते हैं। तो डिसेबल जावास्क्रिप्ट, तो एक्चुअली में हुआ क्या, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं नेटवर्क कॉल में जाता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, मैंने क्योंकि जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर दी है, तो आपके रिस्पॉन्स में कुछ डेटा आया होगा। चलो इस डेटा को ऑब्जर्व करते हैं। आपके पास ये डेटा आया। अब इस डेटा में आपके पास क्या आया, आपके पास एक HTML रिटर्न करके आया। अब इस HTML में जो प्रीव्यू आप देखेंगे तो कुछ ऐसा प्रीव्यू हुआ, मतलब HTML में जो रिटर्न आया वो एक लिंक्डइन का ऐसा लोगो टाइप का आया, और इसी के साथ साथ कुछ CSS फाइल्स लोड हुई हैं। ये आपकी थीम CSS है, कुछ कुछ CSS है। अल्टीमेटली अगर आप नोटिस करोगे
तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है, तो ये जो सीएसएस से जो जावास्क्रिप्ट का एक लोडर जनरेट हुआ है, यही आपका सारा का सारा लोडर आपको यहां दिखाई देता रहेगा। तो आप अगर देखेंगे तो इनिशियल लोड एनिमेशन, एनिमेशन के थ्रू आपका इनिशियली कुछ तो वेबसाइट को मिल जाए, तो उसके लिए क्या किया, एक रॉ एचटीएमएल में थोड़ा सा सीएसएस डाल के भेज दिया ताकि आपका ये एनिमेशन दिखे। इसी के साथ अगर सपोज इसमें सीएसएस भी ना होता, तो अगर मैं क्या करूं, इसमें जाऊं सीएसएस फाइल्स में, और ये जो सीएसएस फाइल्स हैं, इन सीएसएस फाइल्स का जो सोर्स है इसको ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक रिक्वेस्ट यूआरएल। तो इसका भी रिक्वेस्ट यूआरएल को ब्लॉक कर देते हैं, इसके भी रिक्वेस्ट यूआरएल को ब्लॉक कर देते हैं। तो चलो अब रिलोड करके देखते हैं। अगर आप रिलोड करोगे जिसमें आपका सीएसएस भी लोड नहीं हुआ है, तो आप देखो ना लोडर है, एक छोटा सा एचटीएमएल कंटेंट यहाँ पे रेंडर हो गया है जिसमें आपका सिर्फ एक लोगो पड़ा हुआ है, पर वो लोगो कुछ नहीं करता, ना इसमें एनिमेशन है, ना सीएसएस है, ना कोई इफेक्ट है, एक बस एक एसवीजी पड़ा हुआ है जो यहाँ पे काम कर रहा है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंस है आपके सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा वेब पेज एक्चुअली रेंडर होता है। तो एचटीएमएल है क्या, पहली बात तो सिंपल सा समझ लेते हैं। जैसे हम हर बार बात करते हैं कि एचटीएमएल बेसिकली कुछ टैग से बना है, कुछ एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा है जिसके अंदर आप कंटेंट लेआउट डिफाइन करते हो, क्या चीज कहाँ कैसे होगा। तो ऐसा समझते हैं कि अगर कोई भी एक सिटी को प्लान करना होता है, तो आप बेसिकली पहले क्या करते हो, पहले घर बनाना है या आपको सिटी प्लान करनी है, तो आप क्या करते हो, एक 2D मॉडल टाइप का बनाते हो ना, एक स्केलेटन ढांचा। फिर उस ढांचे में, स्केलेटन में क्या करते हो, चीजें फिल करते हो, थोड़ा कलरफुल करते हो उसको, थोड़ा अच्छा बनाते हो, एंड फाइनली उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके उसको मोशन मिलाते हो, ताकि अच्छा घर है तो लोग रहेंगे, आएंगे जाएंगे, लोग ट्रैवल करेंगे, रोड चलेगी, सारी चीजें चलेगी, तो आप उसको मोशन में लेके आते हो, वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू लेके आते हो। तो चलो अब ये सारा हो क्या रहा है, इसके अंदर क्या कंटेंट है क्या नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले वापस से हम जाके इनेबल जावास्क्रिप्ट करके आ जाते हैं, और जो हमने यहाँ ब्लॉक किया था उसको भी अनब्लॉक कर देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आपने सारी की सारी चीज़ स्क्रू अप कर दी है अपने नेटवर्क में। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे, इसको करेंगे ब्लॉक और इन सब को कर देंगे अनब्लॉक। ठीक है, तो चलिए हमने सबको उठा के अनब्लॉक कर दिया है। अब वापस चलते हैं, रीलोड करते हैं, हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट आपको लोड होते दिख गया है। तो चलिए अब इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक पेज बना किससे है, जैसे हम HTML में बात कर रहे थे कि चलो HTML में कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पेज रेंडर हो रहा था। तो जो चीजें एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं। ऑब्वियसली वो आपका स्केलेटन, स्ट्रक्चर, कंटेंट जिसमें रेंडर होता है, वो सारी चीजें आपका HTML करता है। और शॉर्ट फॉर्म में मदर टंग तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो सबसे पहली चीज होती है टैग्स। अब ये टैग्स क्या होता है, टैग्स है अलग टाइप के इंसान, अलग टाइप के एलिमेंट्स जो कि रेंडर होते हैं। जैसे आपका पैराग्राफ हो सकता है, आप उसके अंदर कोई इमेज डाल सकते हो, आप उसके अंदर कोई टेबल डाल सकते हो, कोई फॉर्म डाल सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सारे आपके टैग्स हैं। ठीक है, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब प्रॉपर्टीज का मतलब कोई फॉर्म जो है कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, ठीक है, उसमें बॉर्डर होगा या नहीं होगा, ठीक है, लोग उसको किस नाम से जानेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट को अगर सिंपल से समझो, आप कौन हो ये तो ठीक है, पर आपकी आइडेंटिटी क्या है, उसको कैसे आप इनरिच कर सकते हो, वो सारी आइडेंटिटीज आपकी एट्रीब्यूट्स में आप डाल सकते हो। कि आपको आईडी, कोई आईडी डाल दी जिस नाम से पहचानना है, किसी क्लास के नाम से पहचानना है, या आपको कोई एट्रीब्यूट्स और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके नाम से आपकी कोई आइडेंटिटी चेंज की जा सकती है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो जिसको बोलते हैं डॉम, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, जो कि अभी हमने देखा था। तो हो क्या रहा है, ये डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एक्चुअली करता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। हम डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में काफी डिटेल में जाने वाले हैं, कुछ चीजें कोड करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो हम कुछ HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके कुछ डेवलप भी कर रहे होंगे। बट अल्टीमेटली छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आपका डॉम क्या है, एक स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है। जब हम कह रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा हेड है, हेड कनेक्टेड है नेक से, नेक कनेक्टेड है आपके बाकी बॉडी पार्ट से, राइट। तो आपका जो अंदर स्केलेटन है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। जैसे मेरे हैंड्स में, ऑब्वियसली सबके हैंड्स में 5 फिंगर्स हैं, राइट, किसी में 6 भी हैं, राइट। तो ये जो फिंगर्स हैं बेसिकली ये आपके हैंड से, पाम से कनेक्टेड है। तो ये जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, जिस तरीके से ट्री बनता है, एक वेबसाइट का कैसे ट्री बनता है, उसको हम डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
और आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेटिंग का मतलब किसी को बोल्ड कर सकते हो, किसी को इटैलिक कर सकते हो, किसी में आपको क्रॉस ऐसे कट लगाना है, ठीक है, किसी का फॉन्ट आपको बढ़ाना है, छोटा करना है, किसी को हेडिंग बनाना है, ये सारी चीजें आपकी फॉर्मेटिंग में आती हैं। लिंक्स में बेसिकली क्या होता है, आपका एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करना है। जैसे आपको होम पेज में हो, आप किसी और पेज पे जाना है, किसी और वेबसाइट पे जाना है, कोई और टैब खोलना है, ये सारी की सारी चीजें आप लिंक्स में करते हो। फिर बहुत सारा डेटा होता है, कंटेंट होता है, जिसको आपको टेबल फॉर्मेट में रेंडर करना होता है, तो आप वो टेबल फॉर्मेट में रेंडर कर सकते हो कि आपने बनाया, कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ डेटा कंटेंट आपने, एनालिटिक्स कहीं पे भी आप, कहीं पे भी एनालिटिक्स में आप देखोगे तो आपको टेबल्स बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। तो वो सारी चीजें टेबल से होती है। इमेजेस तो आपको जगह जगह मिलेंगी, मतलब इसी स्क्रीन पे आप देखोगे तो आपको इमेजेस, वीडियोज, ये सारी चीजें मिलना बहुत आसान है, राइट। तो सिमिलरली अगर आप फॉर्म्स की बात करो, हर जगह फॉर्म्स है, आपको कहीं पे भी साइन इन करना होता है, साइन अप करना होता है, लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, किसी भी जगह पे आपको हर जगह फॉर्म्स ही फॉर्म्स मिलेंगे। कोई भी एप्लीकेशन में स्टार्टिंग ही फॉर्म से होती है, राइट। तो ये आपके फॉर्म्स काफी हद तक यूज होते हैं, जो कि हम और ड्रिल करेंगे, बट थोड़ा सा ग्लिम्सेस लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब सीएसएस में क्या चीजें होती हैं और क्या इंपॉर्टेंट होती है, उसे ये समझना होता है। सीएसएस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसका मतलब वो है एक तरीके से किसी भी चीज को, आपके वेब एप्लीकेशन को ब्यूटीफाई करने के लिए, सुंदर करने के लिए, खूबसूरत, है ना, फेयर एंड लवली लगाने के लिए बेसिकली सीएसएस काम आता है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको ये सीएसएस, मतलब आपको खूबसूरत किसको करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप क्या कहते हो कि ये जो क्रीम है, फेयर एंड लवली है, ये सारे लड़कों के लिए बनी हुई है। तो आप क्या कह रहे हो कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, सारे लड़के, आपने क्या किया, एक सेलेक्टर लगाया जिसमें आपने सारे के सारे लड़के के ऊपर कोई प्रॉपर्टी लगा रहे हो, राइट। सिमिलरली आप कह सकते हो कि ये सिर्फ वो क्या कहते हैं, लड़कियां या वो लेडीज जिनकी एज से सपोज 50 के ऊपर है ना, उनके लिए बेसिकली आप कोई फेयर एंड लवली का आपने निकाला है। तो आप क्या कर रहे हो, आप ब्यूटीफाई कर रहे हो, पर कुछ टारगेटेड लोगों के लिए कर रहे हो कि चलो ये क्रीम जो है, ये सिर्फ जो लोग मे बी एक्सट्रीम नॉर्थ में रहते हैं, जहां पे बहुत ठंड पड़ती है, उनके लिए बेसिकली ये क्रीम है। तो आप क्या कर रहे हो, ये इन सेलेक्टर्स के थ्रू और ज्यादा प्रिसाइज होते जा रहे हो, आपको किसको टारगेट करना है। तो आप ऐसे ही समझो, आपका डॉम मतलब आपका स्केलेटन, आपका पूरा शरीर है। अब पूरे शरीर में जब आप मेडिसिन खाते हो, तो वो मेडिसिन एग्जैक्टली किसी जगह पे जाके ट्रिगर करती है ना, वो सेलेक्टर्स होते हैं। तो मेडिसिन में भी जब आप खाते हो, तो मेडिसिन कहीं स्पेसिफिक जहां पे आपको चोट लगी है, या जो आपने पैर के लिए या कहीं के लिए आपने खाया है, वहां जाके इम्पैक्ट करती है, राइट। तो ऑटोमेटिकली उसे पता होता है कि मुझे कहाँ जाके, तो ये सेलेक्टर्स के थ्रू बेसिकली होता है। तो हम बहुत सारे ऐसे सेलेक्टर्स देखेंगे। कोड की बात टेंशन ना लीजिए, कोड हम करेंगे, है ना, आगे आएगा कुछ ना कुछ बढ़िया, आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अब चलो ठीक है, मैंने ब्यूटी की तो बात कर ली, पर ब्यूटी में अब ब्यूटीफुल करने के लिए अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मुझे मेरे आईज का कलर रेड कर दो, मेरे चिन का कलर व्हाइट कर दो, मेरे हेयर का कलर ब्राउनिश कर दो। तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक प्रॉपर्टी, एक वैल्यू। प्रॉपर्टी क्या है, मेरे आई इज अ प्रॉपर्टी, आई का कलर जो है वो प्रॉपर्टी है। अब मैंने उसको कहा कि उसको रेड कर दो या ब्लू कर दो, वो क्या है, उसकी वैल्यू। हेयर प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है कि चलो मैंने उसको ब्राउन कर दिया। चिन का कलर क्या है, एक ये प्रॉपर्टी है। अब इसकी वैल्यू क्या है, मुझे उसको फेयर करना है। तो इन सारी की सारी चीजों में जो इंपॉर्टेंट होता है, जो भी सीएसएस लगती है, वो दो चीजों के ऊपर चलती है, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। हमेशा याद रखना कि आपकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, आपको कुछ उसकी वैल्यूज देनी होगी। तीसरी चीज जो होती है वो होती है कि ऐसा तो होता ही है, घर पे भी होता है, पापा ने कुछ कहा, मम्मी ने कुछ कहा, पर चलनी तो किसी एक की है। पापा ने कहा कि ये सामान ले आओ, मम्मी ने कहा कि नहीं ये सामान नहीं लेके आना है। अब किसकी बात मानोगे, घर में कोई तो रूलिंग होगा ना पर्सन। तो ऐसे ही सीएसएस में भी होता है। तो सीएसएस में क्या होता है कि अगर एक ही चीज, एक ही सेलेक्टर के ऊपर दो चीजें टारगेट कर रहे हो, तो कौन सी काम करेगी ये डिफाइन करता है। कि दो ब्रांड है, एक फेयर एंड लवली है, कोई और है फेयर एंड हैंडसम टाइप की ब्रांड है, राइट। तो आपकी दो ब्रांड है, एक ही चीज को टारगेट कर रही है, वही मेन फेयर एंड लवली वाला टारगेट कर रही है सारे सारे मेंस को सुंदर बनाने की प्रक्रिया, राइट। तो उस केस में बेसिकली क्या होगा, आपको टारगेट तो सेम किया गया है, अब उसमें से कौन सी ऑप्ट करोगे, वो आपके कुछ रूल्स और कुछ डिक्लेरेशन होते हैं, कुछ फंडे होते हैं इनहेरिटेंस के, जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। कुछ स्पेसिफिसिटी और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो आप ऐसा समझते हैं, सिंपल सी बात,
आप किसको टारगेट कर रहे हो, उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हो, और अगर मल्टीपल लोगों ने उसको टारगेट कर रखा है तो कौन सा वो रूल करेगा, ये सारी सारी चीजें आप सीएसएस में ध्यान रखते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझिए आपकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में दो पार्ट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग गलतियां करते हैं, समझते नहीं है, वो ये एक होता है जावास्क्रिप्ट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ठीक है, उसको स्क्रिप्टिंग वाला डिबेट में नहीं जाएंगे, बट व्हाट आई मीन बाय इज फ्रॉम द लेंस ऑफ अ प्रोग्रामिंग। तो जब हम प्रोग्राम करते हैं तो बहुत सारी चीजें जरूरत होती है। आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम करो, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। तो जावास्क्रिप्ट का एक जो एंगल होता है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसका दूसरा जो एंगल होता है वो ऐप डेवलपमेंट। आपको कोई वेब ऐप डेवलप करना है, मोबाइल ऐप डेवलप करना है, कुछ भी डेवलप करना है, तो बेसिकली उसके लिए आप यूज करते हो। तो इंटरेक्टिविटी लाने के लिए, डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए यूज करते हो, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है बेसिकली, आप आसानी से। अगर नहीं आती है तो जावास्क्रिप्ट को अपनी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना के भी आप टारगेट करके सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लिए सिर्फ एक ही सिंगल लैंग्वेज से कर सकते हैं, है ना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें होती हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली चीज होती है वेरिएबल्स। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वेरिएबल मतलब अलग अलग टाइप के कंटेनर होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप का कंटेंट रख सकते हैं। जो कंटेनर होता है उसको वेरिएबल्स समझते हैं, और जो उसके अंदर कंटेंट होता है उसको डेटा टाइप समझते हैं। अब जैसे कि आपके पास किचन है, किचन में आपके पास अलग अलग कंटेनर है, कोई स्टील का कंटेनर, कोई प्लास्टिक का कंटेनर, वो सारे आपके वेरिएबल्स हैं। डेटा टाइप क्या है? उसके अंदर कंटेंट। आपने मसाला रखा है, उसमें राइस रखा है, दाल रखा है, क्या रखा है, वो बेसिकली आपका कंटेंट है, जो कि आप डेटा टाइप है। अब ऑपरेटर, ऑपरेटर का काम क्या होता है भैया? ऑपरेटर्स का काम होता है जो भी आपने सुना है, जिस टाइप का भी, जैसे आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, कंपेयर करना है, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन तीखा कौन मीठा, है ना, जितनी भी ये चीजें हैं वो सारे के सारे आपके ऑपरेटर्स के थ्रू होते हैं, है ना। किसी को डबल करना है, किसी को आधा करना है, किसी को बढ़ाना है, वो सारी की सारी चीजें आपके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होती है। और चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती है कंट्रोल फ्लो, और ऑपरेटर के थ्रू होते हैं जो होते हैं कंट्रोल फ्लो। अब कंट्रोल फ्लो का मतलब क्या होता है कि भैया लाइफ में जब इतनी सारी कंडीशंस लगी तो प्रोग्राम तो बिना कंडीशन के बनता ही नहीं है। अगर आप लॉग इन हो तो क्या होगा, लॉग इन नहीं हो तो क्या होगा, आप रजिस्टर हो तो क्या होगा, प्रीमियम यूजर हो तो क्या होगा, आप इस सिटी में रहते हो तो क्या होगा, आप इंडिया में हो तो क्या होगा, बाहर रहते हो तो क्या होगा। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो प्रोग्राम में हर जगह आपको लगाने ही पड़ते हैं, तो वो सारे के सारे आपके कंट्रोल फ्लो से मैनेज होते हैं। अब क्योंकि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम डेली डेली, जैसे घर पे भी चाय बनानी होती है तो डेली डेली अपने जो भी हेल्पर है उसको ये थोड़ा बोलते हो कि चलो चाय में पहले नमक नहीं, पानी डालो, फिर दूध डालो, चाय पत्ती और बाकी जो भी प्रोसेस है, आप क्या कहते हो? सिर्फ चाय बना दो, चाय बना दे। इसमें ही उसका जो पूरे स्टेप्स होते हैं ना वो इनक्लोज होते हैं। मतलब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर स्टेप्स क्या है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक नाम लिया, उस नाम से उसका जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा डिफाइंड है। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में ये फंडा कैसे काम करता है कि आपका एक नाम है जिसको हम फंक्शन बोलते हैं, आपने उसको बोला, उस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है कि क्या होना है। दैट इज अ स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपने एक बार दे दी और जो वर्कआउट करने वाली है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट्स और एरेज, ये दो चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा हम जाएंगे नहीं, अलग अलग टाइप का डेटा है। एक में आप कहते हो कि चलो आपने शादी का डेटा डाल दिया जैसे की पेयर वैल्यूज, एक में आप कहते हो कि नहीं, आपने जो भी आप जैसे ट्रेन टाइप की चीजें देखते हो, सिमिलर काइंड ऑफ चीजें आपने उठा के एक जगह पे डाल दी। हम और डिटेल में बात करेंगे, चलिए अभी और उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब चलते हैं दूसरी चीज पे, वो होता है ऐप डेवलपमेंट के लिए। अब ऐप डेवलपमेंट में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है जहां जावास्क्रिप्ट रोल प्ले करता है। पहला, जो हमने ये डेटा, ये डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर की बात की थी ना, इसको मॉडिफाई करने के लिए बहुत बड़ा रोल होता है। इसको मैनिपुलेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, किसके थ्रू होता है? वो होता है इवेंट्स के थ्रू। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको डॉम मैनिपुलेशन और इवेंट्स ढंग से समझ में आता है तो समझ लीजिए आप ऐप डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना ऐप डेवलपमेंट या आप अपना फ्रंट एंड का करियर स्टार्ट करने से पहले। आप अच्छे से समझ लीजिए जो यहाँ पे लिखा है ना, अगर ये आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आता है कि एक वेब एप्लीकेशन कैसे बनता है, कैसे रेंडर होता है और उसमें क्या चीजें क्रिटिकल यूज होती हैं। अब इसके ऊपर सिर्फ तो टूल ही है जो आपको सीखने हैं, राइट। आपको क्या करना है, आपको फंडामेंटल समझ में आ गया ना कि एक आर्किटेक्चर कैसे डेवलप किया जाता है, एक घर बिल्डिंग कैसे बनती है, आपको इन एंड आउट उसका इंटीरियर पता लग गया। अब आपको क्या करना है, मशीन्स होंगी तो फटाफट फटाफट घर बनाते चले जाओगे, नहीं होंगी बना सकते हो पर थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, आपको फंडामेंटल्स चीजें क्या जरूरी है वो आपके सामने है।
ये आपको पता लग गया, तो अब हम इसके ऊपर मशीन्स के थ्रू फटाफट फटाफट घर बनाएंगे और हम देखेंगे कि चलो एज अ बिगिनर मुझे अगर ये पता है तो मैं अपना करियर स्टार्ट कर सकता हूँ, पर अगर मुझे और प्रोफिशिएंट होना है तो मुझे कुछ फ्रेमवर्क्स, कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत होगी। उससे पहले जाने से पहले हम एक छोटा सा एक एप्लीकेशन सिर्फ HTML से जावास्क्रिप्ट में बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, इसी के साथ आप कमेंट्स में, इसी के साथ आप कम्युनिटी चैनल पे जरूर बताइएगा कि इसमें से कोई चीज ऐसी थी जो आपके लिए हेल्पफुल थी, कोई नई चीज थी जो आपने इसमें देखी, समझी, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और जाके देखिएगा कि आपने नेटवर्क टैब में वो ब्लॉक करने पे क्या होता है, डिसेबल स्क्रिप्ट में क्या होता है, ये सारी चीजें खुद से एक बार जाके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।